स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज सामान्य विज्ञान का सेट 4 है, जिसमें हम लोग कुल 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ध्यान देंगे, अब एग्ज़ाम हम लोगों का दिन पर दिन करीब आता जा रहा है, नज़दीक आता जा रहा है, वक़्त नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता है और वैसे भी आप लोगों को भी पता होगा ही, थोड़ा बहुत तो आप लोगों को भी पता होगा कि फरवरी में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, फरवरी के लास्ट तक। इसलिए मेरे दोस्त, ईमानदारी से हर दिन थोड़ा बहुत आप पढ़ लिया कीजिए, जिससे हम लोगों का क्या होगा, उससे तैयारी हो जाएगा। थोड़ा-सा मेहनत करने की आवश्यकता है, बस थोड़ी-सी मेहनत कर लीजिए, बाकी सब सही हो जाएगा। अभी तक आप में से जो भी हमारे दोस्त हैं या जो नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर लीजिए और जल्दी से एक कमेंट करके लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए आज सेट 4 का सामान्य विज्ञान का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जैन तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जैन तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान देंगे, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले, ईसा से 540 वर्ष पूर्व, वैशाली वनराज्य के कुंड ग्राम में अयोध्या इक्ष्वाकुन वंशी यानी वैशाली गणराज्य के कुंड ग्राम में अयोध्या इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है चंपा, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है कुम्हरार, ऑप्शन डी है कुंडग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कुंडग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? भाई यहाँ पे थोड़ा जान लेंगे, आप ध्यान देंगे कि मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। राजगृह यानी कि राजगीर। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सासाराम, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है राजगृह यानी राजगीर, ऑप्शन डी है नालंदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजगृह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई? तो 3 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का सफर कब किया? चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का सफर कब किया? ऑप्शन ए है 405 ईस्वी, ऑप्शन बी है 635 ईस्वी, ऑप्शन सी है 673 ईस्वी। तो भाई ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 673 ईस्वी। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का सफर कब किया? इसका सही आंसर होगा 673 ईस्वी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, केसरिया बौद्ध में केसरिया में बौद्ध स्तूप की जानकारी अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस चीनी यात्रा के तस्वीर और यात्रा के आधार पर की थी? तस्वीर यानी कि फोटो, इमेज। ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी है इत्सिंग, ऑप्शन सी है वेनसांग, ऑप्शन डी है मैनरिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वेनसांग। केसरिया में बौद्ध स्तूप की जानकारी अलेक्जेंडर कनिंघम ने वेनसंग चीनी यात्री के तस्वीर और यात्रा के आधार पर की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, चंपारण आने का बुलावा महात्मा गांधी को किसने दिया था? चंपारण आने का बुलावा महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो ध्यान देंगे, राजकुमार शुक्ल और संत राउत राजकुमार शुक्ल और संत राउत के कहने पर महात्मा गांधी को चंपारण में आमंत्रित किया गया था। उनके चंपारण आगमन जो है से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत
होनी थी। और 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घटना थी। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है राजकुमार शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राजकुमार शुक्ल। हालांकि राजकुमार शुक्ल और संत राउत दोनों आदमी थे जो चंपारण आने का बुलावा महात्मा गांधी को दिए थे। यहाँ ऑप्शन में एक ही है तो राजकुमार शुक्ल ही आंसर दिया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में कामयाब हुए? जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में कामयाब हुए थे? ऑप्शन ए है छपरा, ऑप्शन बी है हजारीबाग, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है आरा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हजारीबाग। ध्यान देंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कब? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण बंद थे। उन दिनों आंदोलन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की सक्रियता और लोकप्रियता से अंग्रेज काफी घबराए हुए थे। आंदोलन में उनकी भूमिका को लेकर जेल से भागने की जानकारी कुछ ही लोगों को थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, हजारीबाग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, पटना में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के वक्त हुआ था? पटना में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के वक्त हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी है वारेन होस्टिंग्स, ऑप्शन डी है सर जॉन शोर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। पटना में गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के वक्त हुआ था। उस वक्त गवर्नर गवर्नर जो है कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो भाई बिहार में किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद थे। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, स्वामी सहजानंद। ऑप्शन बी है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन सी है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी है स्वामी विद्यानंद। तो ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है, कहता है विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल का जन्म कहाँ हुआ था? विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है आरा, ऑप्शन बी है मोतिहारी, ऑप्शन सी है गोपालगंज, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। तो ध्यान देंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मोतिहारी। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल का जन्म मोतिहारी में हुआ था। जी, पूर्वी चंपारण मोतिहारी, जिसे ईस्ट चंपारण कहते हैं इंग्लिश में, पूर्वी चंपारण मोतिहारी में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार की पहली फ़िल्म थी। तो बिहार की पहली फ़िल्म पुनर्मिलन थी भाई। ऑप्शन ए है बलमा नादान, ऑप्शन बी है दंगल, ऑप्शन सी है पुनर्मिलन, ऑप्शन डी है कन्यादान। तो बलमा नादान भी नहीं होगा, दंगल भी नहीं होगा, कन्यादान भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पुनर्मिलन। बिहार की पहली फ़िल्म थी पुनर्मिलन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार की पहली राजभाषा हिंदी है। ध्यान देंगे, बिहार की पहली राजभाषा कौन है भाई? तो बिहार की पहली राजभाषा हिंदी है।
तो क्वेश्चन कहता है अगर बिहार की पहली राजभाषा हिंदी है, तो दूसरी राजभाषा का नाम क्या है? बिहार की पहली राजभाषा तो हिंदी है, तो दूसरी राजभाषा का नाम क्या है? तो ध्यान देंगे भई, दूसरी राजभाषा का नाम उर्दू है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है उर्दू, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर उर्दू, संथाली भी नहीं, मैथिली भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए उर्दू। हमेशा याद रखिएगा, बिहार की पहली राजभाषा हिंदी है, तो दूसरी राजभाषा उर्दू है, यानी दूसरी राजभाषा का नाम उर्दू है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है पटना म्यूजियम। म्यूजियम यानी कि अजायब घर। अजायब घर उर्दू में बोला जाता है म्यूजियम को। तो पटना म्यूजियम यानी कि पटना का अजायब घर कब बना? तो ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1917, ऑप्शन डी है 1920। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 1919। पटना म्यूजियम 1919 में बना था। अजायब घर पटना का 1919 में बना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में सबसे ज्यादा बारिश किस जिले में होती है? बिहार में सबसे ज्यादा बारिश किस जिले में होती है? तो बिहार में सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जिला किशनगंज है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पूर्णिया, ऑप्शन बी है अररिया, ऑप्शन सी है किशनगंज, ऑप्शन डी है लखीसराय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर किशनगंज। बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला जिला का नाम है किशनगंज, क्योंकि किशन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक छोटी श्रेणी है। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक छोटी श्रेणी है। उस श्रेणी का नाम क्या है? उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सोमेश्वर की पहाड़ी, ऑप्शन बी है कैमूर की पहाड़ी, ऑप्शन सी है गिरियक की पहाड़ी, ऑप्शन डी है बराबर की पहाड़ी। तो ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक छोटी श्रेणी है जिसे सोमेश्वर की पहाड़ी कहा जाता है। वह श्रेणी कौन-सा क्या कहा जाता है श्रेणी को? छोटी श्रेणी को सोमेश्वर की पहाड़ी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार के दक्षिण के मैदान में कौन-सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार के दक्षिण के मैदान में कौन-सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली, कपास वगैरह यही सब मिट्टी पाई जाती है। लेकिन अब ऑप्शन देखते हैं भाई, ऑप्शन ए है दलदली, ऑप्शन बी है करैल, कैवाल, ऑप्शन सी है खादर, ऑप्शन डी है बलसुंदरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा करैल, कैवाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा करैल कैवाल, क्योंकि करैल कैवाल में ये काली मिट्टी जिसको कपास वगैरह वाला भी मिट्टी कहा जाता है, ये सभी के सभी करैल कैवाल में आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कहता है लाल मिट्टी बिहार के किस हिस्से में मिलती है? लाल मिट्टी बिहार के किस हिस्से में मिलती है? ऑप्शन ए है सोन नदी के दक्षिणी भाग में, ऑप्शन बी है नवादा जिले में, ऑप्शन सी है गंगा नदी के दक्षिणी भाग में, ऑप्शन डी है पश्चिमी चंपारण जिले में। तो भाई ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि लाल मिट्टी बिहार के गंगा नदी के दक्षिणी भाग में मिलती है। कहाँ? लाल मिट्टी बिहार के गंगा नदी के दक्षिणी भाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है वाल्मीकि बाघ संरक्षण क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि बाघ संरक्षण क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है बक्सर, ऑप्शन सी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी है पूर्णिया। तो भाई चंपारण में तो है, लेकिन पूर्वी चंपारण में नहीं, पश्चिमी चंपारण में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि वाल्मीकि बाग संरक्षण क्षेत्र जो है यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है।
पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है जिसे बेतिया कहा जाता है। हालाँकि बगहा उसी में आता है तो बगहा में पड़ता है ये। लेकिन यहाँ जिला पूछ रहा है तो सीधा हम कहेंगे पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि बाघ संरक्षण क्षेत्र स्थित है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है कौन? तो वाल्मीकि बाघ संरक्षण क्षेत्र। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विटामिन सी बहुतायत में पाया जाता है। विटामिन सी इसमें से किसमें सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए है दूध में, तो दूध में तो नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी है नींबू में, भाई नींबू में ही पाया जाता है। आँख बंद करके लगा देना है इसको, ऑप्शन नंबर बी आंसर। नींबू में, पके आम में भी नहीं, कलेजी में भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी नींबू में विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, यानी बहुतायत में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा नींबू में इसमें जो है इनमें से सबसे ज़्यादा नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी रिकेट्स है? इनमें किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी रिकेट्स है? ध्यान देंगे रिकेट्स एक बीमारी हो गया। आखिर रिकेट्स रोग क्या है? रिकेट्स बीमारी क्या है? तो रिकेट्स ध्यान देंगे रिकेट्स बीमारी जो है इसको सूखा रोग भी बोला जाता है। रिकेट्स यानी सूखा रोग ऐसी बीमारी है जो छोटे बच्चों में होती है और इसके कारण बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। उनकी हाइट ठीक से नहीं बढ़ पाती है, वे शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं और साथ ही साथ बच्चे इन समस्याओं का भी उनको सामना करना पड़ता है हमेशा लंबे समय तक जब तक उसका इलाज नहीं हो। रिकेट्स रोग जो होता है इसका आखिर कारण क्या है भाई? तो इसका मुख्य रूप से जो है पोषक तत्वों की कमी हो जाता है या आनुवांशिकी के कारण भी होता है या कह सकते हैं कि विटामिन डी या कैल्शियम की कमी के कारण रिकेट्स का सबसे ज़्यादा यानी लगातार बढ़ना रिकेट्स का कारण होता है। किसके-किसके कारण? तो विटामिन डी या कैल्शियम की कमी के वजह से रिकेट्स रोग ज़्यादातर होते हैं। ऑप्शन ए है बी विटामिन बी1, ऑप्शन बी है डी, ऑप्शन सी है ई, ऑप्शन डी है ए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्योंकि विटामिन डी के कारण विटामिन डी या कैल्शियम भी रहता तो आंसर होता उसका। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है डी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर डी। विटामिन डी के कारण यानी विटामिन डी के कमी के हो जाने से कमी के कारण रिकेट्स बीमारी होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है लेकिन 20 नंबर क्वेश्चन जो भी है ये क्या क्वेश्चन है? हेपेटाइटिस होता है मतलब हेपेटाइटिस क्यों होता है? तो इसके चारों ऑप्शन पे चर्चा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा तो आपको चैनल पे जाइएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा प्लेलिस्ट का और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो जितने भी सक्षमता को लेकर हमने वीडियो बनाया है, उन सभी ऑप्शन का यानी कि उसमें एक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर एक फ़ाइल मिलेगा, उस फ़ाइल को खोलकर देखें तो सभी वीडियो आपको मिलेगा और आप सभी जो है उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि छूटा हुआ है तो उस वीडियो को देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहाँ पर। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हेपेटाइटिस होता है। ऑप्शन ए है जीवाणु से, ऑप्शन बी है वायरस से, ऑप्शन सी है फंजाई से, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वायरस से हेपेटाइटिस वायरस से होता है। अब ऑप्शन ए में दिया है जीवाणु, तो आखिर जीवाणु क्या है भाई? तो जीवाणु का दूसरा नाम जो है बैक्टीरिया है, यानी जीवाणु को बैक्टीरिया बोला जाता है।
जीवाणु का दूसरा नाम क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया। जीवाणु को बैक्टीरिया ही या बैक्टीरिया को ही जीवाणु बोला जाता है। यानी जीवाणु जो है तेज गति से प्रजनन कर सकते हैं। एक बार जब वे हमारे शरीर के भीतर चले जाते हैं, तब जीवाणु ऐसे विषों या विषाक्त पदार्थ को छोड़ सकते हैं, यानी जहरीले पदार्थ को छोड़ सकते हैं, जिनसे हमें रोगग्रस्त महसूस होता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। जीवाणु के कारण हुए रोगों में रक्त संक्रमण, निमोनिया और खाद्य निषाक्तता सम्मिलित है। ये सभी के सभी जीवाणु की वजह से होते हैं। फिर उसके बाद है वायरस। वायरस क्या है? तो वायरस जो है यानी विषाणु, वायरस यानी कि विषाणु, तो वायरस या विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं, जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं और शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। इन्हें क्रिस्टल के रूप में एकत्रित किया जा सकता है। इसके बाद है फंजाई। तो फंजाई यानी कि जिसको आप कवक भी कहते हैं, कवक सुने होंगे, जानते होंगे, तो कवक को ही फंजाई बोला जाता है। यानी फंजाई का दूसरा नाम कवक है, या कवक का कहिए कि दूसरा नाम क्या है, तो फंजाई है। तो फंजाई यानी कि कवक यूकेरियोटिक बहुकोशिक मृतपोषी होते हैं, जिनके तंतु जमीन के भीतर लकड़ी में अथवा अन्य अधतः स्तरों में पनपते हैं। यानी कि फंजाई जो है, यह परपोषी जीवों में फंजाई यानी कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकारिकी तथा वास यानी कि रहने का स्थान जो है, उसमें बहुत भिन्नता होती है। आपने नम रोटी या सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। ये उजला-उजला फफूंद टाइप का जो पड़ जाता है, वही क्या है? फंजाई है, कवक है। सामान्य छत्रक यानी लकड़ी या खादर वगैरह होता है, गोबर जिसको एक एक जगह लोग जो गाँव में रखता है, उस पर जो है क्या होता है, छत्ता के जैसा उजला-उजला निकल आता है, एक तरह का पौधा ही होता है वह, वही सामान्य छत्रक हो गया, उसको मशरूम बोला जाता है। या कुकुरमुत्ता जिसको टोडस्टूल कहा जाता है, ये सभी भी फंजाई हैं, यानी कि कवक हैं। अब आता है प्रोटोजोआ। तो भाई प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है? मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वन कॉल्ड एनिमल्स, यानी कि इंग्लिश में उसको क्या कह सकते हैं? हिस्टोरिकली प्रोटोजोन्स वेयर रिगार्डेड एज वन कॉल्ड एनिमल्स। यानी आदि जंतु एक कोशिकीय जीव हैं। इनकी कोशिका सुकेंद्रिक प्रकार की होती है। ये साधारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखे जा सकते हैं। अब मतलब ये कि पारंपरिक रूप से प्रोटोजोआ जीवों को फ्लैजिलेट, कशाभी जीव जिसको बोला जाता है, अमीबा, स्पोरोजोआ और सिलिएट यानी कि पक्षमाभी जीव जिसको बोला जाता है, इसमें वर्गीकृत किया गया था। प्रोटोजोआ में आता है। तो यहाँ हेपेटाइटिस के बारे में बोला गया कि हेपेटाइटिस होता है, तो यह किससे होता है भाई? वायरस से होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा वायरस से। हमारे ध्यान देंगे, हमारे कुछ ऐसे भी यूट्यूबर फैमिली मेंबर हैं जो कंटिन्यू हमेशा कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बाकी जो भी हमारे और भी फैमिली मेंबर्स हैं, यानी यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं हमारे, जितने भी मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो कृपया करके एक कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। क्योंकि कुछ ऐसे हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, उनका कमेंट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकियों से मैं कहूँगा कि वो भी पूरा कमेंट करें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।